हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस इंटीग्रल के कन्वर्जेंस के लिए कंपैरिजन टेस्ट, अर्थात तुलना परीक्षण द्वारा हम इस विषम समाकल के अभिसरण का परीक्षण किस प्रकार करते हैं, उसके लिए क्या नियम है, ये आज हम देखेंगे। और साथ ही साथ दिए हुए कुछ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के कन्वर्जेंस की जांच करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आज का वीडियो होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आएंगे जरूर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि कंपैरिजन टेस्ट अभी ये एक प्रकार का आप पढ़ रहे हैं, ऐसे कंपैरिजन टेस्ट का एक और प्रकार है जिसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। दोनों के दोनों प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों प्रकारों से हम अनेक सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, कन्वर्जेंस की जांच करेंगे, दिए हुए इंटीग्रल्स की कन्वर्जेंस की जांच हम करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त ये टॉपिक है, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ यदि आपने इस टॉपिक के पहले के टॉपिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके पहले वाला जो यूनिट है जिसमें हमने रीमान इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, तो उसकी कंप्लीट वीडियो सीरीज भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर क्रमांक वाइज सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों, जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा। और चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं कंपैरिजन टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। तो इस समाकल के अभिसरण की जांच करने के लिए हमारे पास तुलना परीक्षण यानी कंपैरिजन टेस्ट कुछ इस तरह से है। दोस्तों, ये बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, भले ही आपको ये हिंदी इंग्लिश मिक्स होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, जरूर देखिएगा, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शंस है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, जो कि इस इंटरवल में बाउंडेड और इंटीग्रेबल है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक इंटरवल दिख रहा है ए से अनंत का। ठीक है, और इस इंटरवल में ये बाउंडेड और क्या है, इंटीग्रेबल है। कौन? ये दोनों फंक्शंस। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में बाउंडेड और इंटीग्रेबल है, अर्थात परिबद्ध है और समाकलनीय है। मान लीजिए एफ एक्स पॉजिटिव है, एफ एक्स क्या है? पॉजिटिव है, तथा मॉड ऑफ जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। ठीक, यदि मान लीजिए आपके पास ऐसी स्थिति मिल रही है, ठीक है, दो फंक्शन है आपके पास, दोनों इस इंटरवल में बाउंडेड और इंटीग्रेबल हैं, तथा मान लो एफ एक्स पॉजिटिव है और मॉड ऑफ जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, मॉड ऑफ जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। तब यदि इंटीग्रल एफ एक्स टी एक्स, ठीक है, इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स टी एक्स, यदि ये वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो ये वाला इंटीग्रल भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा दोस्तों। ठीक है, और इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो इससे लेस देन और इक्वल टू होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे लेस देन और इक्वल टू है ना, इसलिए इस इंटीग्रल की वैल्यू इससे लेस देन और इक्वल टू होगी दोस्तों। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये हो गया। और यदि मॉड ऑफ जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ठीक है, यानी कि देखो जस्ट इसका अपोजिट ले रहे हैं अपन। यदि ये ऐसा है तथा यदि इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स अगर वो डाइवर्जेंट है तो ये वाला इंटीग्रल भी क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा दोस्तों। तो आप कहेंगे सर आपने तो नियम को पढ़ दिया, समझ में तो आया नहीं। दोस्तों, तो यदि आपको अभी समझ नहीं आया है तो चिंता न करें, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। आप बिल्कुल जब हम लोग सवालों को बनाएंगे ना, तब इस चीज को कैसे अप्लाई करना है, क्या है एफ एक्स, क्या है जी एक्स, मतलब एफ एक्स और जी एक्स की पहचान क्या होगी, किस तरीके से पहचानना है, बहुत ही सरल दोस्तों। जब इन सवालों को बनाएंगे ना, जब कन्वर्जेंस की जांच करेंगे ना, तो आप खुद बोलेंगे कि यार बहुत सरल टॉपिक है ये, तो मतलब इतना इजी टॉपिक है कि इससे सवाल परीक्षा में आ जाए तो वो बन के ही रहेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा, ये निश्चित है। तो चलिए अब देखिए, तो देखिए पहला इंटीग्रल हमारे पास क्या लिखा है? इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। दोस्तों देखिए, बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा ये जो फंक्शन दिया है, जो इंटीग्रेंट के रूप में, या यूं कहिए कि जो समाकल्य के रूप में, यानी जिसका यहाँ पर समाकलन हो रहा है, उस पूरे को आपको क्या मान लेना है दोस्तों? जी एक्स मान लेना है। ठीक है, चलिए इसको अपन जी एक्स मान लिए। अब आप दिमाग आपको लगाना है कि भाई यहां पर मैं एफ एक्स के रूप में क्या मानूं।
ठीक है, एफ एक्स के रूप में मैं क्या मानूं ताकि मेरे पास इस टेस्ट में फिट होने लायक कंडीशन बन जाए। ठीक है, तो दोस्तों जो एफ एक्स होगा ना वो ज्यादा कहीं बाहर एकदम दूर का नहीं होगा, इसी में से खोजना है। हो सकता है वो इसी का एक टुकड़ा हो या इसी, मतलब आपको वहीं पे दिमाग लगाना है। तो दोस्तों गौर कीजिए, अगर मैं एफ एक्स को इस तरह से मानूं, दोस्तों ये चारों सवाल हम आपको समझाएंगे और फिर आप देखिएगा कि आपको डाउट नहीं जाएगा। भले पहले सवाल में आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे मान लिए, तो आप धैर्य रख के बस इस वीडियो को देखते जाइए, ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करने लगेगा कि अच्छा अपने को एफ एक्स को किस तरह से मानना है। जी एक्स किसको मानना है ये तो आप निश्चिंत हो गए कि जो भी आपने को दिया उसको जी एक्स मान लीजिए। अब एफ एक्स किसको मानना है बताओ, इसी के एक टुकड़े को मान लेते हैं। चलिए मैं अगर 1/x², भाई साइन स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर के अलावा यहाँ पे 1/x² है उसको मैंने एफ एक्स मान लिया। अब आप बोलेंगे सर कैसे मान लिए, क्या दिमाग लगाया यहाँ पे, हमको भी बताइए। दोस्तों मैं यहाँ पे ये दिमाग लगाया क्योंकि मेरे को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होती है ना भाई, उसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा होती नहीं है। अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो मतलब उस एक्स स्क्वायर को मैंने बरकरार रखा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1/x² करके एफ एक्स को इसलिए माना है ताकि, अब देखो चूंकि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जब आप लोग इसका मॉड, ठीक है मॉड क्यों ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नियम में जी एक्स के मॉड के रूप के हिसाब से उसको लेकर के चेक करना होता है। अगर आप इसको लोगे दोस्तों तो आप इसको आसानी से लेस देन और इक्वल टू 1/x² लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि देखो ये बटे वाला एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, उसमें हमने अपना कुछ नया नहीं किया है, और इसको लेस देन इक्वल टू 1 तो हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, हमको पता है साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो जब ये लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये इतना पूरा लेस देन इक्वल टू 1/x² क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। और इस हिसाब से फिर इसको आप क्या माने हो, जी एक्स माने हो, तो मॉड ऑफ जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ये क्या है भैया एफ एक्स। यानी आप देखो ये वाला केस अपने को मिल रहा है, दोनों के दोनों बाउंडेड भी हैं, इंटीग्रेबल भी हैं, और मॉड ऑफ जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स मिल भी रहा है। एक चीज और चेक करनी है कि भैया यदि ये वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तब ये वाला भी कन्वर्जेंट होगा, तो ये वाले को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं, तथा करके लिखता हूं, है ना भाई, नियम पढ़ते जाओ काम करते जाओ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मुझे एफ एक्स को इस तरह से मानना पड़ा, क्योंकि मुझे वो स्थिति आते हुए ऐसे दिख रही थी कि हाँ ये स्थिति बन सकती है, तो मुझे लगा कि इसको 1/x² मानना सही रहेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का मॉड को मैं लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू 1/x², यानी ये वाला केस फिट होता वो मुझे दिख रहा था। ऐसे आप भी अभी पढ़ रहे हैं, आप अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो भले आपको ये हल्का सा अगर कठिन लग भी रहा, वैसे कठिन नहीं है लेकिन कठिन आपको लग भी रहा होगा तो आप चिंता न करें, जब आप कुछ क्वेश्चन ऐसे बना करके देखेंगे ना तो फिर आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, और इन सवालों को हम देखेंगे ना, इसमें भी देखेंगे कि भैया एफ एक्स किस तरह से माना जा रहा है यहाँ पे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो। तो चलिए, तो अब अपन चेक करेंगे इस इंटीग्रल के बारे में। ये वाला स्थिति तो अपने को मिल गया, लेकिन साथ ही साथ अब भाई स्थिति तो मिला है, परंतु रिजल्ट कंप्लीट करने के लिए एक कंडीशन है कि ये अगर कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, तो वो उसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रल ए टू इंफिनिटिव, तो ए के स्थान पर आप देख लो यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 टू इंफिनिटिव एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, चलिए चेक करते हैं। तो भैया 1 से इंफिनिटिव एफ एक्स के स्थान पर कौन है बताइए, एफ एक्स के स्थान पर आप किसको माने, 1/x² को माने, तो ये 1/x²। अब दोस्तों यहाँ पर चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो आप वो रिजल्ट लगा लो जो रिजल्ट हमने पिछले कक्षा में पढ़ा हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ही मजबूत, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे बहुत यूज होगा। तो क्या था वो रिजल्ट, यहाँ पे आप देख लीजिए। वो रिजल्ट ये था कि इंटीग्रल ए से अनंत 1/xn dx, ठीक है, जहां पे ए क्या है 0 से बड़ा है। ठीक है, ए यहाँ पे 0 से बड़ा है, तो ये इंटीग्रल जो है दोस्तों कन्वर्जेंट होता है ना भाई, कन्वर्जेंट होता है यदि n ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट होता है यदि n इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो आप इस पूरे को एकदम अच्छे तरीके से इससे कंपेयर करो। ए के स्थान पर 1 दिख रहा है, ए 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे 0 से बड़ा है।
ठीक है, ओके, 1 0 से बड़ा होता है 1, ठीक है ना भाई। तो चलिए साथ ही साथ आप देख लो n के स्थान पर कौन दिख रहा है आपको, n के स्थान पर कौन दिख रहा है, चेक कर लो, वहां n है, यहाँ कौन है, 2 है, तो n के स्थान पर अपने को 2 दिख रहा है, और 2 क्या होता है, 2 1 से बड़ा है, मतलब कौन सा केस फिट हो रहा है, ये वाला केस फिट हो रहा है। तो जब n 1 से बड़ा होता है तो ये इंटीग्रल क्या होता है, कन्वर्जेंट, और यहाँ पे n के स्थान पर 2 दिख रहा है जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए ये इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इसको पूरा आप विवरण इसका नीचे लिखिएगा, ये पूरी की पूरी बातें यहाँ पे लिखिएगा ब्रैकेट में, ताकि आपको स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताते बने कि हाँ ये वाला कारण से हमने इसको कन्वर्जेंट कहा। तो ये कौन है, ये तो यही है, और ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। और तुलना परीक्षण क्या कहता है कि भैया अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। ये कौन, जीएक्स किसको माने हो आप, इसको माने हो, ठीक है, जीएक्स किसको माने हो, तो इसको मैं अभी फिलहाल मिटाता हूँ। तो आप ठीक है, आप नीचे लिखेंगे, अतः तुलना परीक्षण से हमारा दिया हुआ इंटीग्रल यानी a टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे जाएगा 1 टू इंफिनिटी जीएक्स इस पूरे को माने हैं अपन, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये भी क्या हो गया, क्या होगा, ये भी कन्वर्जेंट होगा। कहां से, तुलना परीक्षण से। अतः कंपैरिजन टेस्ट से दिया हुआ इंटीग्रल यानी कि ये, वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि इसको चेक किया अपन ने, और नियम में ये लिखा है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो ये तो कन्वर्जेंट है, अब ये कन्वर्जेंट है कैसे पता चला, यहां से पता चला। तो ये रिजल्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, ठीक है, पिछले क्लास में आपने इसको देखा था कि अगर इस टाइप का इंटीग्रल अपने पास आ रहा है और यहाँ पे अगर a के स्थान पर जो भी चीज दिख रही है अगर वो 0 से बड़ी है और 1/xn के फॉर्म में है, तो n को देखो, अगर n 1 से बड़ा दिख रहा है तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट, और अगर n 1 या 1 से छोटा दिख रहा है तो वो इंटीग्रल डाइवर्जेंट। तो यहाँ n के स्थान पर 2 दिख रहा है जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए इंटीग्रल कन्वर्जेंट, ये मतलब ये, तो ये कन्वर्जेंट, और ये कन्वर्जेंट, तो तुलना परीक्षण से ये भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। रिजल्ट आपका आंसर आ गया, बस इतना ही आपको लिखना है। बताइए कितना कठिन है और कितना सरल है, आप खुद देख लीजिए, एकदम सरल है दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए दूसरे सवाल में अब देखो आप किसको मानेंगे। देखो पूरे को तो अपने को जीएक्स मानना, ये तो तय है। जो अपने पास पूरा जो इंटीग्रेंड दिया है, अर्थात जो समाकल्य दिया है, समाकलन में जो लिखा है, समाकलन चिन्ह के अंदर जो लिखा हुआ है ना, उस पूरे को अपने को जीएक्स मानना है, ये तो पहले सवाल में भी हमने देखा, ठीक है। अब दूसरा सवाल देख लो, बहुत ही सरल है दोस्तों, ये देखो, ये cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है dx, इस पूरे को अपने को जीएक्स मानना है। पहले वाले सवाल में भी इस पूरे को जीएक्स माने थे, इसमें कहीं कोई आपको डाउट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस पूरे को अपने को जीएक्स मानना है, cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। जीएक्स किसको मानना है, इस पूरे को जीएक्स मान लिया, cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर यह देखो, वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था साइन स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पे cos x है, तो भैया cos x की वैल्यू भी तो 1 से ज्यादा कभी होती ही नहीं है ना, तो इसकी वैल्यू भी 1 या 1 से छोटी होगी। तो आप वही चीज यहाँ पे भी दिमाग लगा सकते हो और आप यहाँ पे मान सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर f(x) यहाँ पे क्या मानना है, तो इसी का एक टुकड़ा मान लो, अर्थात 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना भाई, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, f(x) मान लिया। अब आप आसानी से ये देख सकते हो कि भैया यहाँ पे cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है उसका मॉडुलस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आप खुद चेक कर लो। अब ये कैसे आया आप खुद देखो कैसे आया, वही कारण है जैसा कारण पहले था कि भैया cos x की वैल्यू जो है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो यहाँ पे आप इसको लगा दिए, है ना भाई, मॉड ऑफ cos x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका अर्थ क्या मिला दोस्तों, आप खुद बता दीजिए कि हम अपने को मिला है मॉड ऑफ gx इज लेस देन इक्वल टू fx। यहां तक कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों, बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से बना हुआ है। gx इस पूरे को मानना अपन ने, fx उसी के किसी टुकड़े को मानना होता है। अगले सवाल में मैं आपको बताऊंगा कि fx किस तरीके से मानना है, बहुत सरल है, आप बस देखते जाइए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपने देखा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने वही लिखा है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मेरा जो भी लेस देन इक्वल टू में लगाया हूँ वो इसको देखते हुए लगाया हूँ कि भैया cos x की वैल्यू 1 से ज्यादा होती नहीं है, तो मॉड ऑफ cos x इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो देख लो
तो इसको आप आसानी से ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, अब आपको कौन सा वाला केस मिला आप खुद देख लो। अपने को फिर यही वाला केस मिला है ना भाई। फिर यहाँ पे अपने को ये वाला केस मिल रहा है, जैसे ये हमारे पास ये इंटीग्रल यहाँ पे इंटरवल ए से अनंत वाला था, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे लिखा कि मॉड ऑफ जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो यहाँ पे अपने को ए के स्थान पर 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख लो फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और ये है भी, है ना भाई, शून्य या शून्य से बड़े सभी मानों के लिए मॉड ऑफ जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होगा ही होगा। आपने देखा यहाँ पे, आपने पाया है यहाँ पे, आप देख लो, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इस अपने को इसके लिए ये वाला रिजल्ट मिल गया। अब आगे की कहानी क्या बोल रहा है, ठीक। आगे की कहानी बोल रहा है कि तब यदि इतना कन्वर्जेंट है तो इतना भी कन्वर्जेंट होगा। तो भैया अब हमारा काम है इसके कन्वर्जेंस की जांच करना। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साथ ही अब हमारा काम क्या है, इसके कन्वर्जेंस को चेक करना। ए से अनंत मतलब ए के स्थान पर यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये ऐसा। तो 0 से अनंत एफ एक्स डी एक्स। अब इसको अपन कैसे चेक करेंगे दोस्तों। तो पहले ये तो देखते हैं कि भैया एफ एक्स के रूप में आपने माना किसको है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को माना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने माना है, ठीक है। अब दोस्तों नियम अपन जो रिजल्ट पढ़े थे वो तो इस रूप का था, उसको तो यहाँ पे अप्लाई कर नहीं पा रहे, तो क्या करना पड़ेगा। तो भैया इसको सॉल्व कर लो। अब आपको पता होगा कि इस रूप का इंटीग्रल को किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे ऊपर में अनंत है तो अपन कैसे लिखते हैं, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 0 से, अभी देखो यहाँ पे अनंत है उसकी जगह मैं टी लिखूंगा और यहाँ पे लिमिट लगा दिया मैं लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 0 से टी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। लिमिट रखोगे 0 से t, तो जब आप लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है, tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 0। फिर आप जब रखोगे ना दोस्तों t टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे अप्लाई करोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी और ये हो जाएगा π/2, क्योंकि tan π/2 का मान अनंत होता है और tan इनवर्स 0 0। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे π/2 मिला है। π/2 मिल रहा है मतलब फाइनाइट वैल्यू मिली है, फाइनाइट वैल्यू मिलनी है, मतलब इसका मतलब ये दोस्तों कि ये वाला इंटीग्रल कैसा है, कन्वर्जेंट है। तो आप नीचे लिखिएगा देयरफॉर दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, और अतः तुलना परीक्षण से दिया हुआ इंटीग्रल को भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्योंकि तुलना परीक्षण वही कहता है कि यदि एफ एक्स वाला इंटीग्रल अगर कन्वर्जेंट है तो जी एक्स वाला इंटीग्रल भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो बस ये वाला इंटीग्रल अपन ने सॉल्व करके देखा है ना भाई, लिमिट फॉर्म में पहले उसको लिखा और ये लिमिट जो है फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि उसकी फाइनाइट वैल्यू अपने को मिल रही है, π/2 मिल रहा है अपने को जो कि फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट, और कंपैरिजन टेस्ट से फिर दिया हुआ इंटीग्रल यानी कि ये, क्योंकि जी एक्स आपने इसी को तो माना है, देख लो आप, है ना भाई। तो इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स अर्थात इंटीग्रल इतना dx, ये पूरा का पूरा मतलब ये पूरा का पूरा भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इस तरीके से आप वो पूरा लाइन वहां पे लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। आप किताब से भी देख करके आप उन बातों को कैसे लिखना है ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा सवाल, ठीक। तो इसको मैं मिटाता हूं दोस्तों। तो तीसरे सवाल में अपने को दिया है इंटीग्रेशन 2 से इन्फिनिटी dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोस्तों नियम तो आप समझ गए होंगे कि भैया अपने को जो समाकलन में अपने को जो दिया है, समाकल ने जो दिया है, इंटीग्रेंड जो अपने को दिया है उसको अपने को पूरे को क्या मानना है, जी एक्स मानना है दोस्तों। इतना तो आप समझ चुके हो, ठीक है। तो चलिए ये ऐसा अपन ने मान लिया इसको। अब दोस्तों यहाँ पर अपन एफ एक्स कैसे माने, ये मेन बात है दोस्तों। अब ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे तो पहले दो सवालों में क्या था, साइन कॉस दिख रहा था अपने को, तो आसानी से अपने को मानते बन गया एफ एक्स क्या है, ऐसे करके मान लिए थे।
यह वाले सवाल में आपको क्या करना है दोस्तों, एफ एक्स कैसे मानना है, ध्यान से सुनिएगा। इसका यानी कि इस रूप में अगर अपने पास सवाल देगा, जैसे चौथे सवाल की भी अगर अपन बात करेंगे, तो इस टाइप के सवालों में ना क्या करना है, जी एक्स तो चलो पूरे को मान लिया अपन, ठीक है, एफ एक्स क्या करना है बताओ, एफ एक्स के लिए क्या करना है, अंश में एक्स की अधिकतम घात को पहचानना है पहले क्या है, और हर में यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपको एक्स के अधिकतम घात को पहचानना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो जी एक्स में ऊपर एक्स, ऊपर में अंश में एक्स दिख ही नहीं रहा है सर, तो एक्स की घात को हम लोग देखेंगे कैसे, तो भैया एक्स कुछ नहीं है, मतलब एक्स की घात 0 है, ठीक है। और ये भी सोचो कि अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो केवल 1 लिखो, 1 है तो 1 लिख दो, ठीक। चलिए नीचे देखते हैं, नीचे आप बोलोगे सर एक्स की अधिकतम घात अपने को 2 दिख रही है, एक्स की घात 2 दिख रही है, तो मैं कहूंगा भैया 2 घात तो आपको दिख रहा है, लेकिन रूट भी लगा है ना। रूट मतलब क्या होता है आपको पता है ना, रूट मतलब होता है पावर में 1/2। तो आप क्या सोचोगे पता है कि सर नीचे में हमको एक्स का अधिकतम घात 2 तो दिख रहा है, परंतु रूट होने के कारण वो 1/2 घात को भी लगा के सोचो, तो टोटल आपको मिलेगा 2 और 2 कट के 1 मिलेगा, मतलब नीचे में लिखो एक्स। इस तरीके से एफ एक्स मानना है। जैसे मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं, जैसे कहीं पे लिखा है मेरे पास एक्स स्क्वायर एक्स की घात 5 + 1, इस रूप में मान लो अपने पास लिखा है दोस्तों, ठीक है। ये मान लो जी एक्स है, मान लो सवाल में ऐसा कुछ अपने को फंक्शन दिया है, उसको अपन ने जी एक्स माना है। अब एफ एक्स का चुनाव आप कैसे करोगे बताइए, तो अंश में एक्स का अधिकतम घात देखो, तो आप बोलोगे सर हमको एक्स स्क्वायर वाला अपने को पद नजर आ रहा है, अधिकतम वाला पद, अधिकतम घात वाला पद को देखना है, ठीक है, हाईएस्ट पावर वाले टर्म को देखना है। तो बोलोगे सर हमको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, तो मैं कहूंगा लिख दो, नीचे में एक्स का अधिकतम घात कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ, और तो है ही नहीं, यहाँ तो 1 है ना भाई, एक्स का अधिकतम घात यहाँ है, तो उसी को लिखो। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपने को केवल उसी को ध्यान देना जहाँ एक्स की अधिकतम घात दिख रही है, फिर उसी टर्म को, उसी पद को लिख देना है, आजू बाजू कौन है उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से लिख देंगे, 2 घात नीचे 5 घात कट के मिलेगा नीचे में 3 घात, एफ एक्स का चुनाव हो गया। इस तरीके से आपको चुनाव करना है एफ एक्स का। जैसे मान लीजिए कोई सवाल लिखा है जिसमें जी एक्स बराबर कुछ इस तरह से है, एक्स अपॉन √(x³ + 1), कुछ इस तरीके से है। अब आप कैसे करेंगे बताइए जरा, तो एफ एक्स कैसे मानेंगे, ऊपर में एक्स का अधिकतम घात, तो आप बोलोगे सर ऊपर में हमको सिंगल एक्स दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूंगा ठीक है एक्स दिखाई दे रहा है तो एक्स को लिखो, है ना, क्योंकि अधिकतम घात वही है, फिर 1 है, और कुछ है ही नहीं ऊपर में, तो जो दिख रहा है उसको लिख दिए, आप एक्स को लिख दिए, 1 दिख रहा है तो 1 दिख रही है। अगर मान लो बहुत सारे एक्स हैं, जैसे मान लो x+x³ फलाना दिखा बहुत सारा है, तब आप उसमें देखो कि अधिकतम घात वाला कहाँ है। जैसे अपने को पता चलता है कि सर x की घात 5 ऐसे है ना, मान लो x+x³ x की घात 5 दिख रहा है, तो मैं केवल x की घात 5, क्योंकि अधिकतम घात को पहचानता, पहले मैं चेक करता कहाँ लिखा है, तो यहाँ दिखता, तो मैं x की घात 5 को बस लिखता, फिर हम इनको लिखने कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, जो अधिकतम घात है उसी टर्म को उठा के आपको लिखना होता है। तो फिलहाल तो ये सब नहीं है, ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको अगर मान हाँ तो है तो लिख देता हूँ, चलो ये तो उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, वैसे वैसे भी तो जैसे अपने को इस रूप में दिख रहा है तो मैंने उसको लिख दिया, अधिकतम घात वाले को लिख दिया। अब नीचे क्या है, नीचे आप बोलोगे सर मेरे को 3 घात अधिकतम घात दिख रहा है, पावर 3 मेरे को वो हाईएस्ट पावर दिख रहा है, मैं कहूंगा रूट भी तो लगा है भैया, रूट को भी देखो, तो 3 घात तो दिख रहा है अपने को, लेकिन रूट होने के नाते 1/2 हो गया, एक्स की घात कितना हो गया 3/2। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, x - 3/2 करके, है ना, सॉरी मतलब x की घात 5 - 3/2 करके आप उसको, है ना भाई, बटे में रहता है तो घातें क्या होती है, घट जाती है, तो 5 - 3/2 करके आप उसको कैलकुलेट कर लो, और फिर आगे आपका काम बन जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मुझे एफ एक्स का चुनाव करना चाहिए। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके को अपनाते हुए हमने यहाँ पर एफ एक्स का चुनाव देखो किस तरीके से किया हुआ है। तो एफ एक्स अपन ने क्या चुन लिया 1/x। अब यहाँ स्पष्ट है कि स्पष्टता आप देख लो, अगर अपन इतने का मॉड करें तो ये छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो जाएगा एफ एक्स से, अर्थात 1/x से। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, ये तो हमको समझ में नहीं आया। दोस्तों देखिए ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा भाई। देखिए दोस्तों x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए, है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे समाकलन का परास क्या है 2 से अनंत वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है x इज ग्रेटर देन 2 के लिए। अच्छा चलो आप इसमें कंपेयर करो, x² और x² - 1 में कंपेयर करो कौन बड़ा कौन छोटा। तो आप बोलोगे सर इधर x² लिखा है और इधर x² में से एक कम हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा और ये छोटा।
ये बड़ा ये छोटा, क्योंकि इसमें 1 माइनस हो गया है ना, है ना, तो ये इसके मुकाबले 1 कम हो गया है। अगर मैं बोलूं चलिए आप बताइए, हमें वर्ग हटा के यहाँ वर्गमूल लगा दिया, है ना भाई, कुछ भी नहीं किया मैंने, पहले जो बड़ा था अभी भी वो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि हुआ कुछ नहीं है, दोनों में वर्गमूल ले लिया गया है। तो आपको कोई एकदम यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, मैंने दोनों और वर्गमूल ले लिया, तो उधर एक्स वर्ग का वर्गमूल एक्स हो गया और इधर वर्गमूल लग गया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा होगा यहाँ पे। अब कुछ मत करो, इसको नीचे ला लो, इसको इधर ले जाओ, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो जाएगा। ये देखो यही चीज तो अपन ने लिखा है, mod of 1 upon root over x square minus 1 is greater than 1 upon x, वही चीज है। तो कैसे आया ये आपने देखा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप क्या करो, अपनी इच्छा से x का कोई मान सोच के देखो, है ना भाई, 2 या 2 से बड़ा, है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे रेंज का इंटीग्रेशन का रेंज है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 से लेकर के कितना भी बड़ा, कोई भी बड़ा, है ना भाई, अनंत की तरफ से ओपन है, इसका मतलब क्या है कि अनंत हम नहीं रख सकते, बिकॉज अनंत इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप 2 या 2 से बड़ा आप कोई भी x का मान यहाँ पे रखो और सोच के देखो कि ये सही हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपने 3 रखा, ठीक है, ये 4 रखा या 5 रखा, जो भी आपका मन करे आप रखिए, यहाँ पे 3 रखोगे तो क्या होगा बताओ, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 में 1 कितना हो जाएगा 8, तो √8, तो यहाँ मिलेगा √8, ठीक है, और यहाँ मिलेगा 1/3। अब आप खुद देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है, वैसी बात है ये बड़ा है, क्यों, क्योंकि देखो तिरक गुणा करोगे ना तो 3 इधर आएगा, √8 उधर जाएगा, 3 का मतलब होता है √9, और √9 √8 से बड़ा है ही, आप देख लो, है कि नहीं, √9 √8 से बड़ा है, इसका मतलब 3 √8 से बड़ा है, और अल्टा पलटी करोगे तो ये मिलेगा, यानी कि ये सब चीज सही हो रहा है, खुद देख लो, यानी कि स्पष्ट है कि mod ऑफ इतना इज ग्रेटर देन 1/x। आप x का कोई भी मान 2 या 2 से बड़ा यहाँ पर रख करके खुद चेक करके देख सकते हो कि हाँ ये सही है कि नहीं है, और स्पष्ट हो गया कि यदि ऐसी कंडीशन मिल रही है, मतलब अपने को साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे mod ऑफ gx इज ग्रेटर देन fx मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को ये वाला केस नहीं मिल रहा है, अपने को ये वाला केस मिल रहा है जिसमें mod ऑफ gx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx, मतलब mod ऑफ gx fx से बराबर या बड़ा वाला हो, तो यहाँ पे तो अपने को स्ट्रिक्टली बड़ा मिल रहा है, ठीक है। और फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो अब यहां से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो ये जब अपने को ये वाला केस मिल रहा है ना, तो अब हमको इसको चेक करना पड़ेगा कि अगर ये डाइवर्जेंट हो तो ये भी डाइवर्जेंट होगा, तो चलिए चेक करते हैं। तो दोस्तों गौर कीजिए, अब हमको इसको चेक करना पड़ेगा, इंटीग्रल 2 से इंफिनिटी fx dx, अर्थात 2 से इंफिनिटी fx किसको माने 1/x को माने है। और दोस्तों फिर से वही वाली बात आ गई, ये वाला फिर से वही वाला उसी रूप पे अपने पास देखो इंटीग्रल मिल गया है, और यहाँ पे आप n की वैल्यू को आप कंपेयर करके देखो, n के स्थान पर आपको 1 दिख रहा है, और आपको पता होगा कि जब n का मान 1 या 1 से छोटा होता है तो ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाता है। तो यानी कि आप देखो यहाँ पे n का मान 1 दिख रहा है, मतलब ये इंटीग्रल क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ये पूरे रिजल्ट को आप यहाँ पे कारण बता के पूरा लिखिएगा, और साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, और ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो तुलना परीक्षण से ये भी डाइवर्जेंट होगा, और ये भी मतलब gx यहाँ पे इतना है ना, मतलब ये पूरा का पूरा ये वाला इंटीग्रल, तो आप उसको पूरा नीचे लिखेंगे, तो आप पहले तो आप ये लिखना कि ये वाला इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंट है, कहाँ से, ये वाले रिजल्ट से। फिर आप नीचे लिखेंगे था तुलना परीक्षण से दिया हुआ समाकल यानी कि इतना, ठीक है, यानी कि इतना, वो भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। वो पूरा कंप्लीट करके आप लिखिएगा दोस्तों, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट कीजिएगा, मैंने आपको बता दिया क्या क्या लिखना है, आप किताब से लिखने का तरीका एक बार और देख सकते हैं। मेन काम है सवाल समझना कि किस तरीके से सवाल बनाना है। तो दोस्तों ये भी हो गया, चलिए अगला वाला सवाल देखते हैं, उसमें मैं आपको fx किस तरीके से चुनना है वो बता के दे देता हूँ, फिर आगे का काम आप लोग कीजिएगा, वो आपके लिए आधा बता देता हूँ, आधा होमवर्क है। तो देखो 1 से अनंत dx अपॉन x और √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको gx तो इस पूरे को मानना है 1/x √1 प्लस एक्स स्क्वायर, gx पूरे को मानना है, आपको पता है। fx किसको मानना है, तो ध्यान दीजिएगा fx किसको मानेंगे, अंश में x के अधिकतम घात वाला पद को ढूंढो, तो बोलोगे सर 1 दिख रहा है तो 1 को लिख दो। हर में यानी कि डिनोमिनेटर में x के अधिकतम घात वाला पद को ढूंढो, तो बोलोगे सर एक तो x तो हमको यहाँ दिख रहा है, देखो fx कैसे चुना जाएगा, एक x तो अपने को यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो उसको लिखो भाई, ठीक। अब साथ ही साथ इस वाले टुकड़े में अंदर में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, साथ में रूट भी दिख रहा है,
तो स्क्वायर और रूट भी है ना भाई, इस रूप में है तो दो दो कट जाएगा तो इंटू एक्स, तो ये वाला सिंगल एक्स और इधर से अपने को एक्स मिला तो एक्स स्क्वायर, तो 1/x²। इस तरीके से आपको एफ एक्स चुनना है। अब आप ये मत सोचो कि सर आपने तो एक्स की अधिकतम घात देखने को कहा, यहाँ मिल रही है और एक्स है। दोस्तों वो एक्चुअली गुणे में है ना, अगर आप खुद सोचो एक्स को अगर आप रूट के अंदर ले जाते तो क्या होता, आप खुद बताइए ना। आपको पता है रूट में, रूट के अंदर जाने के बाद ना 1 से गुणा होकर वो एक्स स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि कोई चीज जब रूट से बाहर निकलती है तो आप खुद सोचो उसकी घात जो है वो आधी हो जाती है, 4 घात 2 घात हो जाती है, 6 घात है तो बाहर रूट के बाहर निकल के 3 घात हो जाते हैं। तो कोई चीज रूट से बाहर निकलते तो उसकी घात जस्ट हाफ हो जाती है, तो जब रूट के बाहर वाली जब अंदर जाएगी तो उसकी घात भी तो डबल हो जाएगी ना। तो यहाँ एक्स की घात 1 है, इधर एक्स की घात 2 और यहाँ पे एक्स की घात 2 तो 4 हो जाएगा। अब आपको अधिकतम घात यहाँ 4 मिल रहा है मगर रूट है तो क्या हो जाएगा, तो घात के ऊपर घात, घात का आपस में गुणा करोगे तो 4 गुणे 1/2 यानी कि 2, ये इस तरीके से आपको मानना है। तो एफ एक्स मान लिए। अब आप आगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन सा केस हो रहा है पूरा, उसके बाद इसका उत्तर आप बताएंगे कि ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डायवर्जेंट है। बस एक ही शब्द तो है आपको बताना है, तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा इस चौथे इंटीग्रल के बारे में क्या रिजल्ट आपने निकाला है, क्या निष्कर्ष आपने निकाला है वो बताइएगा। दोस्तों आपका होमवर्क है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंपैरिजन टेस्ट का एक और प्रकार है, ठीक है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।